हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारी दुनिया का अध्याय 2 भारतीय कृषि। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। जैसा कि खेती करना, जिसे हम कृषि कार्य कहते हैं, यह एक प्राथमिक क्रिया है। हमारे देश की 60% जनसंख्या कृषि कार्यों से ही अपनी जीविका पाती है। भूमि को जोतकर विभिन्न प्रकार की फसलें, सब्जियां, फल फूल उपजाना, पशुओं को पालना इत्यादि करना कृषि कार्य है। कृषि उत्पादों पर दूसरे अनेक उद्योग भी निर्भर करते हैं। खेती करना एक तंत्र की तरह है। इसमें बीज, सिंचाई, खाद, उपकरण व श्रमिक लगते हैं। जुताई, बुआई, निराई, कटाई चरणबद्ध प्रक्रियाएं की जाती हैं। तब जाकर अंतिम उत्पाद के रूप में हमें अनाज जैसे कि दलहन, फल सब्जी, ऊन, डेयरी उत्पाद, दुग्ध, मांस इत्यादि हमें प्राप्त होते हैं। खेती की एक प्रक्रिया जिसमें जंगलों को साफ कर व गड्ढों को भरकर फसल उपजाई जाती है। सालों साल फसल उपजाते रहने से वहाँ जमीन की उर्वरता कम हो जाती है। तब वहाँ खेती करना छोड़ देते हैं और जंगल के किसी दूसरे हिस्से को साफ करके वहाँ खेती करने लगते हैं। इसे हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि को असम में झूम खेती, आंध्र प्रदेश में पोडू, उड़ीसा में पामाडाबी, केरल में कुमारी, झारखंड में कुरुल कहते हैं। इसमें पारिवारिक श्रम का ज़्यादा उपयोग होता है और उपज बहुत कम होती है। इस तरह की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। भारत के उन क्षेत्रों में जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक पाया जाता है, वहां कम भूमि में भी अधिकतम उत्पादन का प्रयास किया जाता है। इसके लिए श्रम, उर्वरक और उपकरणों का भरपूर प्रयोग किया जाता है और एक वर्ष में एक ही खेत में अनेक फसलें उगाई जाती हैं। इसे हम गहन कृषि भी कहते हैं। बिहार में इसी प्रकार की खेती की जाती है जिसे हम गहन कृषि कहते हैं। आधुनिक कृषि उपकरणों और बड़े पूंजी निवेश से जब बड़े पैमाने पर फसलों का उत्पादन करते हैं, जिसकी बिक्री के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध रहता है, तो इस प्रकार की कृषि को वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। उत्तर बिहार में मखाना, केला और तांबाकू की खेती वाणिज्यिक कृषि के उदाहरण हैं। भारत में ऋतुओं के अनुसार फसलें रोपी और काटी जाती हैं। यहाँ मुख्य रूप से 3 फसल ऋतुएं हैं, जैसे कि खरीफ, रबी और जायद। आइए सबसे पहले देखते हैं खरीफ फसलें। तो मानसून आने के साथ ही अर्थात जून जुलाई में बोए जाने वाली और अक्टूबर नवंबर में काटे जाने वाली फसलें को खरीफ फसल कहते हैं, जैसे धान, मक्का, जूट, मूंगफली इत्यादि। आइए अब देखते हैं रबी फसलें। वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। इस दौरान उपजने वाली फसलों को तापमान एवं जल की आवश्यकता खरीफ फसल की अपेक्षा कम होती है, लेकिन खुली धूप और नमी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की फसलों को रबी फसल कहते हैं, जैसे गेहूं, चना, मटर, मसूर, जौ इत्यादि। आइए अब देखते हैं जायद फसलें। ये फसलें खरीफ और रबी के बीच अर्थात गर्मी के मौसम में बोई जाती हैं। ये जायद फसलें कहलाती हैं। ये फसलें कम समय और शीघ्र उपजने वाली फसलें होती हैं, जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा, सब्जी इत्यादि। उपयोगिता के आधार पर फसलों को 5 भागों में बांटा जाता है। पहला है खाद्य फसलें। इस फसल में मुख्यतः दलहन एवं तिलहन फसलें उपजाई जाती हैं। इसकी खेती रबी और खरीफ दोनों ही अवधियों में की जाती है।
इसमें चना, अरहर, मूंग, मसूर, उड़द, मटर इत्यादि दलहन फसलें होती हैं जो कि प्रोटीन युक्त होती हैं। तिलहन फसल में सरसों, तिल, अलसी, सूरजमुखी ये छोटे बीज हैं, जबकि सोयाबीन व नारियल बड़े बीज वाले फसलें हैं। ये सब खाद्य फसलों में आती हैं। आइए अब देखते हैं रेशेदार फसल। यह फसल जिससे रेशे प्राप्त किए जाते हैं रेशेदार फसलें कहलाते हैं, जैसे कपास और जूट। बिहार में कपास की खेती नहीं होती है, पर जूट की फसल खूब उगाई जाती है। इसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं। बिहार में यह किशनगंज, अररिया, दरभंगा, सहरसा में उपजता है। इसके लिए तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक और वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। कपास के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा के साथ 210 पाला रहित दिन व खिले हुए धूप की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं नंबर 3, पेय फसलें। इस फसल में मुख्यतः चाय, कॉफ़ी और कोक आते हैं। चाय की फसलें हमारे देश में खूब होती हैं। चाय की झाड़ियाँ जीवांश मुक्त गहरी मिट्टी और ढलवा क्षेत्रों में उगाया जाता है। यह असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा आदि में होते हैं। बिहार में यह किशनगंज और पूर्णिया जिले में होता है। भारतीय कॉफ़ी को मधुर कॉफ़ी कहा जाता है। यह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में होता है। आइए चौथा देखते हैं बागवानी फसलें। इसके अंतर्गत केला, आम, लीची, सब्जियां, फूल आदि आते हैं। सब्जियों की मांग प्रतिदिन होती है, इसलिए साग सब्जियों की खेती को ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। आइए पांचवा देखते हैं व्यापारिक फसलें। इसके अंतर्गत रबर, मखाना, तंबाकू, मिर्च, गन्ना आदि आते हैं। इसमें रबड़ को छोड़कर बाकी फसलें बिहार में बहुतायत में उपजाई जाती हैं। ये फसलें उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करती हैं। बीड़ी, सिगरेट, चीनी, टायर ये आदि उद्योग इन्हीं फसलों पर आधारित होते हैं। आइए अब देखते हैं कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला है वर्षा पर निर्भरता। भारतीय कृषि का 1/3 भाग ही सिंचित है। शेष क्षेत्र मानसून की बारिश पर निर्भर करता है। दूसरा है खेतों के छोटे छोटे आकार। भारत में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है और जमीन के बंटवारे के कारण खेतों का आकार बहुत छोटा होता जा रहा है। तीसरा है भूमि का असमान वितरण। भारत में कहीं कहीं किसानों के पास बड़ी संख्या में जोत है, जो कि अधिकतर जोतहीन है, और बहुत सारे किसान के पास नहीं है या नहीं के बराबर हैं। चौथा है कृषि ऋण। छोटे किसानों को पूंजी के लिए महाजनों या अन्य संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऊंची सूद दर, कम उत्पादन, मौसम की बेरुखी, बिचौलियों के कारण खेती से लाभ नहीं मिलता और वे ये ऋण को समय पर लौटा नहीं पाते। पांचवा है कृषि विपणन। अच्छी बाजार व्यवस्था के अभाव में किसान अपने उत्पादनों को बिचौलियों व व्यापारियों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए बाध्य होते हैं। छठा है परंपरागत कृषि। फसल की कटाई रोपाई मानव श्रम पर ही आधारित है और उन्नत बीजों का प्रचलन बहुत ही कम है। तो ये सब थे कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। 1960 के दशक में कृषि के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आए। इसके अंतर्गत परंपरागत कृषि के बदले वैज्ञानिक उपकरणों, संकर बीज, कीटनाशकों एवं सिंचाई के विभिन्न उन्नत तकनीकों का प्रयोग कर उपज को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया। तो इन्हीं बदलावों के कारण इसे हम हरित क्रांति कहते हैं। एक ही फसल के साथ दूसरी फसलों को लगाना अंतर कृषि कहलाता है। जैसे गेहूं के साथ सरसों की फसल को बोना, आलू के साथ बकुला, मूली, सरसों आदि उपजाना। आइए अब देखते हैं श्री विधि तकनीक। यह तकनीक उत्तम बीज चयन की प्रक्रिया है। इसके लिए सबसे पहले बड़े ड्रम जैसे बर्तन में पानी डालकर उसमें नमक डाला जाता है ताकि पानी का घनत्व बढ़ जाए। इस पानी में धान के बीज को डाल दिया जाता है।
अच्छे बीज पानी की तली में बैठ जाते हैं और जो खोखले और बेकार होते हैं वो पानी में ऊपर ही तैरते रहते हैं। तो ऊपर वाले बीज को हटाकर निकाल देते हैं और जो नीचे तली में बैठे रहते हैं उन बीजों को बाहर निकालकर सुखा लिया जाता है और इन्हीं बीजों को खेत में छींटकर पौधे तैयार किए जाते हैं। इन पौधों को उखाड़कर पुनः एक एक पौधा कर अलग अलग रोपा जाता है। इन पौधों को कम पानी व कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। आइए अब देखते हैं कृषि की प्रमुख समस्याएं। कृषि में जो मुख्य समस्याएं हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, कृषि योग्य भूमि की उर्वरता शक्ति तेजी से कम हो रही है। दूसरा, अत्यधिक सिंचाई के कारण खेतों में जल जमाव की समस्या हो रही है। तीसरा, रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी में प्रदूषण बढ़ने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। चौथा, कृषि में उपकरणों, उन्नत बीजों व कीटनाशी के बढ़ते उपयोग के कारण कृषि लागत बढ़ रही है। पांचवा, बंटवारे के कारण खेतों के आकार छोटे होते जा रहे हैं। आइए अंत में देखते हैं हमने क्या सीखा। पहला, कृषि कार्य में भूमि को जोतना, पशुओं को पालना, मछली पालना शामिल हैं। दूसरा, भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। तीसरा, गेहूं, चना, मटर, मसूर, जौ आदि रबी की फसलों से संबंधित हैं। चौथा, जूट की फसल प्रमुखतः किशनगंज, पूर्णिया में होती है। पांचवा, बिस्कोमान किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराती हैं। छठा, स्थानांतरित कृषि को झूम खेती भी कहते हैं। सातवां, उत्तरी बिहार में मखाना और तंबाकू की खेती वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। आठवां, जायद फसल का उदाहरण तरबूज, ककड़ी, खीरा एवं सब्जियां हैं। नौवां, किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को सस्ती ऋण सुविधा उपलब्ध होती है। 10वां, जैविक खादों से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। 11वां, दार्जिलिंग के हैप्पी घाटी के चाय की विश्व में सर्वाधिक मांग है। और 12वां, पंजाब को गेहूं का टोकरा भी कहते हैं। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।